प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एकदम मस्त, व्यस्त, जबरदस्त, शानदार होंगे, बेहतर होंगे। और आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। हम आपको संविधान की, जो हमारे देश का सर्वोच्च व्यवस्था का एक हिस्सा है और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हमारे देश का पूरा सिस्टम रन कर रहा है, उसकी ये तीसरी क्लास है। और हम आप लोगों को अपनी ही भाषा में एक देशज शब्दों का प्रयोग करते हुए आज हम आपको संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग, जिसमें कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि SCRC यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जब हमारे देश में, यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, इसको फ्रीडम मिली, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम यानी कि संवैधानिक सभाएं, संवैधानिक सभा बनी। उसके बाद में कंटिन्यू लगातार इस पर वर्क हुआ। और वर्क होने के बाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि फाइनली इसको इंटीग्रेटेड यानी कि समाकेतिक कैसे किया जाए। तो आप लोग सभी जानते हैं कि किस तरीके से ABCD चार पार्टों में हमारा कंट्री डिवाइड था बिफोर फ्रीडम। उसके बाद में किस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय हमारे प्रेसिडेंट और संविधान सभा में भी अध्यक्ष रहे, तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उन्होंने प्ले किया। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि भाषा यानी कि लैंग्वेज के बेस पे ही कंट्री, यानी कि यूरोपियन कंट्री आप लोग समझ गए होंगे, जैसे फ्रांस, फ्रेंच, जर्मनी, जर्मन, रूस, रसिया, ये जो उनकी अपनी लैंग्वेज थी और लैंग्वेज के बेस पे यूरोप का डिवाइडेशन हुआ। लेकिन अगर ये स्थिति कहीं इंडिया में ना बन जाए, तो इसके लिए आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक कमेटी का एक गठन किया। और सबसे पहले जिस कमेटी का हम अध्ययन करेंगे वो आदरणीय श्रीधर कमेटी है। तो चलते हैं सीधे, डायरेक्ट हम आप लोगों को बताते हैं कि सबसे पहले ये कमेटी जो है वो कब बनी। और इसे भाषाई आयोग भी कहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के बेस पे पूरे देश में ही डिमांड थी कि साहब तमिल, बोले हमको तमिल भाषा का दे, मलयालम हमको मलयालम, फाइनली तेलुगु, तेलुगु, अब हम पूर्वांचल असम की बात करेंगे, बोले साहब मेरी असम, बंगाली, बंगाल। तो जगह जगह इस तरीके की ये सिचुएशन बन गई थी कि सभी लोग ये चाहते थे कि भाषा के आधार पर जो है हमको अपना अपना पार्ट दे दिया जाए। लेकिन यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी कि एकता और अखंडता अगर हमारे देश का आधार है, तो इसको निग्लेक्ट किया गया। तो श्रीधर कमेटी की बात कर लेते हैं, आते हैं जरा PPT पर देखते हैं बेटा। श्रीधर आयोग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी रिकमेंडेशन क्या रही कि किस तरीके से हमारे देश को डिवाइड किया जाए, किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इसके बाद में JBP कमेटी पढ़ेंगे, जिसमें आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारमैया जी। क्योंकि सबसे पहले जो था भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य, जैसा जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश था। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तो पट्टाभी सीतारमैया जी को इसीलिए शामिल किया गया था कि वो आंध्र प्रदेश से ही आते थे। तो उनको इस कमेटी में शामिल किया गया। इसके बाद में एक आदरणीय जस्टिस फजल अली जी, उनके लीडरशिप में एक कमेटी बनी। तो इन तीनों कमेटियों का मैं बेसिकली एक अध्ययन करेंगे, और अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जानेंगे थोड़ा सा इन कमेटी के बारे में। और आगे इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए थोड़ा सा शॉर्टकट में लेंगे। तो बेसिक नॉलेज आज हम प्रोवाइड कराएंगे, और फिर
विस्तृत चर्चा और परिचर्चा अगले लेक्चर में करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो फिर कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से बाहर निकले ही नहीं। तो आते हैं हम आप लोगों के लिए और शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से टॉपिक को, आपकी अपनी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे साथियों। ये जो है लेक्चर जो है हमारा बहुत ही थोड़ा सा ऑथेंटिक करेंगे और फैक्ट बेस्ड करेंगे, और इसके बाद में हम ये एक अपने आप में प्रश्न करेंगे कि क्या भाषा के आधार पर अगर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से दक्षिण भारत और उत्तर भारत की स्थितियों पर भी चर्चा पर चर्चा करने का विषय है। तो ये टॉपिक सिविल सर्विसेज का रहता है कि क्या भाषा के आधार पर अगर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ राज्यों का हुआ भी, तो वो आज के परिवेश में आज के स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए क्या उचित है। तो इस पर एक बेसिक टिप्पणी ये आप लोग स्वयं अपने आप में एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले आज एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से क्या कंडीशन रही। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीधर आयोग की। तो श्रीधर कमीशन श्रीधर कमीशन जो है इसे क्या कहा जाता है बेटा, भाषाई प्रांत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जिसकी स्थापना 17 जून 1948 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत में राज्यों को भाषाई आधार पर रीऑर्गेनाइज यानी कि पुनर्गठित करने के लिए किया गया। ये बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन आएगा कि साहब गठन 17 जून 1948, तो हमारी डेट है 15 अगस्त 1947 के बाद की ये सिचुएशन है। अखंडता व प्रशासनिक सुविधा एवं भौगोलिक विशेषता और भविष्य की विकास क्षमता जैसे कारकों को महत्व। साहब एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे देखना है। दूसरा उनका बेस है बोले यूनिटी और इंटीग्रिटी। किस तरीके से सरदार जी हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने किस तरीके से जो हमारी रियासतें हैं उनको फाइनली जो है एकीकृत किया गया, करने का प्रयास लगातार वो कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पर भी उन्होंने कहा कि यूनिटी और इंटीग्रिटी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। देखिए, दो नए प्रांतों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले ने असम की बात करते हैं। सब विविध जातियों और भाषाई समूहों को इकट्ठा करने के लिए बोले ठीक है साहब, सबसे पहले एक असम पार्ट यानी कि जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है उसमें असम की बात की उन्होंने। किसकी बात की? असम की बात की। और इसके बाद में नेफा, उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी है, उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। देखो बेटा, ये नेफा जो है वो संवैधानिक रूप से पहले असम का ही एक पार्ट था। कॉन्स्टिट्यूशनली एक्चुअली क्या था, ये असम का ही एक पार्ट था। लेकिन इसको जो है इसकी एक अलग कहानी है, अभी इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि जो नेफा का इलाका था इससे नॉर्थ ईस्ट जो है फ्रंटियर एजेंसी एक्चुअली ये इंग्लिश सिस्टम का ही पार्ट है, यानी कि अंग्रेजों का एक मेन पॉइंट था ये वाला। और ये 4 से लेकर के 5 यानी कि 5 पार्टों में भी डिवाइड था। मैं अभी इसको आगे चर्चा करूंगा।
तो बेटा सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। श्री एस के धर जी ये रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और दूसरे इनकी कमेटी में है जगत नारायण लाल। क्या नाम है बेटा? जगत नारायण लाल। तो श्री जगत नारायण लाल जी जो हैं वो लॉयर हैं और संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। लॉयर हैं, संविधान सभा के क्या रहे हैं? सदस्य रहे हैं। और बिहार में कांग्रेस के अग्रणी नेता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि सिवान जिले के रहने वाले थे की टीम में पटना उच्च न्यायालय में वकालत की साहब। तो लॉयर रहे हैं। तो करीबी मामला देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जो है, जो कि सिवान जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहने वाले थे, यानी कि बिहार के। तो पटना उच्च न्यायालय में इन्होंने क्या किया? उनकी टीम के साथ, उनकी टीम का हिस्सा रहे। समझ गए आप लोग बात को? चलिए बेटा, तो बंगाल की प्रेसिडेंसी में ही बिहार जनपद आता था। ये कुछ फैक्ट की बातें हैं कि साहब जो बिहार था उस समय वो बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था। ब्रिटिश भारत अर्थशास्त्र और कानून के मामलों में विशेषज्ञ थे। ठीक है ना? मैंने लिख दिया बेटा कि जो ब्रिटिश भारत की अगर स्थिति उस समय थी तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था। पटना उच्च न्यायालय यानी कि जो आज का बिहार राज्य है। स्वतंत्रता से पूर्व वेदांत दर्शन, पश्चिमी राजनीतिक दर्शन, यानी कि वेस्टर्न की जो पॉलिटिक्स थी उसके भी ये फिलोसफर थे। मतलब इनको लगभग वर्ल्ड की नॉलेज थी, वर्ल्ड की पॉलिटी, वर्ल्ड में क्या तत्कालीन स्थितियां और परिस्थितियां हैं, क्या रन कर रहा है, तो इसके भी ये विशेषज्ञ थे बेटा। तो ऐसा नहीं है कि कमेटी में किसी को भी अगर शामिल किया गया तो उनकी अपनी स्पेशलिटी क्वालिटी है, उनका अपना ऑरा है। उनका उस समय कांग्रेस को ही रिप्रेजेंट करते थे। श्री पन्नालाल सेवानिवृत्ति, ये सिविल सेवक हैं, यानी कि आप समझिएगा कि सिविल सेवक हैं। 1947 से पहले ही सिलेक्शन हुआ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय एग्जाम कहाँ कहाँ होता था। तो ये अलग विषय है कि जब हम आर्टिकल 312 से लेकर के और 323 तक जब हम अध्ययन करेंगे, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग की स्थापना, तो इन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लोक सेवा आयोग। तो इसके बारे में फिर अलग से एक लेक्चर लेंगे, तो उस पर एक अलग विशेष परिचर्चा होगी। तो आज आप ये बात समझ गए कि हमको अगर क्वेश्चन आएगा तो श्रीधर जी जो है इन कमेटी में श्री जगत नारायण लाल हैं, एक लॉयर हैं, और एक हमारे जो है श्री पन्नालाल जी हैं जो कि सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर्ड हमारे सिविल सेवक हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो 3 लोग हैं साहब, इन लोगों की एक कमेटी है। ये देखिएगा पिक है, ये हमारे आदरणीय श्रीधर जी हैं और ये हमारे जगत नारायण जी हैं। तो आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे, क्लियर बात हो गई आप लोगों के माइंड में कि जो पहली कमेटी आ रही है साहब वो ये आ रही है। इस कमेटी ने साहब सजेशन क्या दिए? इस कमेटी ने कहा कि साहब कि भाई लैंग्वेज के बेस पे तो मैं बिल्कुल ही नहीं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का पॉइंट रखा, एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट रखा, ज्योग्राफिकल सिचुएशन का पॉइंट रखा, और लैंग्वेज के बेस पे भाषा के आधार पर किसी भी तरीके से राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यह श्रीधर जी ने बिल्कुल क्लियर कट अपनी सिफारिशों में लिखा। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं बेटा, चूंकि बार बार कोई स्वतंत्रता में कोई एक लोगों ने तो भाग नहीं लिया था, प्रदेशों से भी उस समय विधानमंडल की व्यवस्था थी, जो बी पार्ट था, रियासतें और विधानमंडल थे, तो वहां से भी लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। तो वो सोच रहे थे मुझे मेरी भाषा के आधार पर मुझे उस भौगोलिक पर्टिकुलर एरिया मेरी भाषा का मुझे दे दिया जाए। तो लगातार कांग्रेस पे प्रेशर था, और जो हमारी कांग्रेस थी उन्होंने कमिटमेंट भी किया था बेटा कि नहीं नहीं नहीं, हम आप लोगों को भाषा के आधार पर देंगे। उस समय किस समय वो अलग एक विषय है, उस पर चर्चा करेंगे। तो बार बार ये प्रेशर आ रहा था। तो फिर एक जेबीपी कमेटी, यानी कि आप लोग पिक देख रहे होंगे, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी है हमारे,
आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है हमारे, और ये हमारे आदरणीय पट्टाभी सीतारमैया जी है। तो आप लोग ये जो कमेटी बनी, इनका भी यही काम रहा कि साहब हमको स्टेटों का रीऑर्गेनाइजेशन करना है और कैसे करें। तो जो श्रीधर जी की कमेटी थी, जरा उसकी सिफारिशों पे फिर इन्होंने विचार किया और इन्होंने बिल्कुल ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, बात तो बिल्कुल सही है, भाषा के आधार तो बिल्कुल नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, भाई प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी बात है, भाई जिले डिवाइड किए जाएंगे, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और एसपी, एसएसपी, डीजीपी, तो ये सारी चीजें चलेंगी। यानी कि रेवेन्यू का पार्ट चलेगा, पुलिस सिस्टम का, सिक्योरिटी सिस्टम का पार्ट चलेगा, और कहीं न कहीं हाई कोर्ट से डेवलप करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें किस तरीके से रन करेंगी? बोले ये श्रीधर जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही है। बोले भाई प्रशासनिक आधार हमारा क्लियर है, ज्योग्राफिकल देख लेते हैं, भौगोलिक बेस देख लेते हैं, और तीसरा हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं और अपनी कहानी में अलग अलग अपनी ही दुनिया बना लें। तो इन्होंने भी कहा, बोले नहीं नहीं, लेकिन चूंकि राजनीतिक मामला था और कांग्रेस पे बड़ा ट्रस्ट था, तो ये 3 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि 1 अप्रैल 1949 को रिपोर्ट में सबसे पहला पॉइंट देखिए कि नए प्रांतों यानी कि राज्यों के पुनर्गठन का ये उपयुक्त समय नहीं है। मतलब बिल्कुल गोलमोल मामला, बोले अभी कुछ भी नहीं, अभी सही समय नहीं है, अभी थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम चल रहा है। यानी कि जब 26 नवंबर 1949 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, ये दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं हमारे संवैधानिक विकास के अनुक्रम में। तो इधर देखिए बेटा, अभी 1 अप्रैल 1949 है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बात क्लियर हो गई। कुल मिलाकर के कि अभी थोड़ा सा ये समय अभी नहीं है, हमारा संवैधानिक सिस्टम रनिंग में है, विकास के क्रम में है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब विचार करेंगे। और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्लियर मना कर दिया। बोले सब भाषा के आधार पे तो राज्यों का पुनर्गठन, धीरे धीरे आक्रोश और बढ़ता चला जा रहा है। जनता में धैर्य भी जवाब दे रहा है कि हम तो आजाद हो गए और अभी भी हम पूर्ण रूप से आजाद नहीं है। तो ऐसी जब स्थितियां बन रही हैं तो कुल मिलाकर के नाराजगी तो जनता जनार्दन की जायज है। सोचो जरा उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी, कितनी गरीब हमारे देश की लोग रहे होंगे, और उन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपने खून पसीना, इवन देन बहुत अंतिम कुर्बानी, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, कष्ट झेले, परेशानियां झेली। और आज स्वतंत्रता के बाद में साहब जब हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप हमको, आप समझ रहे हैं हमारी भावना को। तो कुल मिलाकर के जब ऐसी स्थिति हुई, अब इन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो कह रहे हैं राष्ट्रीय विघटन पुनः हो सकता है। ऐसा राष्ट्रीय विघटन मतलब देखिएगा, मतलब पुनः जो है ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती है कि बड़ी मुश्किल से तो मैं इंटीग्रेटेड कर रहा हूं, इकट्ठे कर रहा हूं, कलेक्ट कर रहा हूं, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं साहब, संघ में मिला रहा हूं। और आप मेरी बात को क्लियर समझ गए होंगे, इस समय भी हमारे देश में ऊहापोह की स्थिति है, पब्लिक थोड़ी सी नाराज है, परेशान है कि साहब हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन कब पूर्ण स्वतंत्र होंगे, हमको कैसे अपना क्या सिस्टम मिलेगा, हमारा अपना कौन होगा, हमारा अपना पोल नेता कौन होगा, हम अपना दुख दर्द किससे कहेंगे जा करके, हमारी जमीनें, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी चीजें कैसे रन करेंगी, आप लोग हमें ये तो बताइए सर। तो आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को बेटा। तो जेबीपी कमेटी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन जो अगर एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो उसमें केवल एक कमेटी है जो कि क्वेश्चन में, कि श्रीधर जी की जो कमेटी थी उसको एनालिसिस और विश्लेषित करने के लिए जो अगली कमेटी आई, वो हमारे जेबीपी कमेटी आई, यानी कि आदरणीय जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारमैया जी। अगली बात करते हैं बेटा,
इसके बाद में जो एक कमेटी आई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है, महत्वपूर्ण आयोग है, महत्वपूर्ण कमीशन है, कमेटी नॉट कमेटी, सॉरी, बस कमीशन है, पूरा आयोग है। इस आयोग को थोड़ा सा महत्व देंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह है जस्टिस सर सैयद फजल अली जी। इसके बाद में है पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी। और ये लास्ट में है बेटा, इनका नाम है के एम पन्नीकर, लिख लेते हैं के एम पन्नीकर, लेकिन पूरा नाम है सरदार सरदार कबलम कबलम माधमम, कबलम माधमम माधबम, ये गलत लिख गया, बा और मा, माधवम पन्नीकर, पन्नीकर। बात क्लियर हो गई? यानी कि के एम पन्नीकर साहब। इन तीनों लोगों की एक कमेटी, एक कमीशन आया, एक आयोग आया, और इसी को बोल देते हैं दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन कमीशन, SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कहने का मतलब यह है कि ये दिसंबर 1953, दिसंबर 1953 जो है में जो है इस कमीशन ने क्या कहा साहब, इन्होंने एक सिफारिश की और उन्होंने कहा कि साहब, अपनी सिफारिशें दी इन्होंने क्रम से। पार्लियामेंट ने क्या किया साहब, उन सारी सिफारिशों को इन्वॉल्व किया और एक एक्ट बनाया, एक अधिनियम बनाया। और अधिनियम, एक्ट तो सिस्टम का पार्ट है, लोकसभा का और राज्यसभा का और प्रेसिडेंस, यानी कि पार्लियामेंट में पास हो गया, संसद में पास हो गया, और वो एक्ट आया और उसका नाम रखा राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या नाम रखा उसका? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 7वां संविधान संशोधन हुआ, 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित, सॉरी संघ शासित, कभी कभी अब केंद्र जनरल टर्म्स आ गया तो संघ शासित कितने? 6, और 14 क्या बने? राज्य बने। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में पारित हो गया। भाग ABCD, अभी मैंने बताया था, जो पहले भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी, अलग एक लेक्चर में लेकर के आ जाएंगे कि भाग ए में उस समय प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, भाग बी में रियासतें और विधानमंडल में कौन कौन से, भाग सी में क्या था और भाग डी में क्या था। तो ये अलग अलग 4 कैटेगरी में हिंदुस्तान डिवाइड किया गया था। उसको एक अलग से लेक्चर हम लेकर के आएंगे तो अलग से उसमें समझा देंगे। जाने वाले 4 प्रकार के राज्यों को 2 भागों में विभाजन, पहला बेटा राज्य और दूसरा संघ शासित प्रदेश। पहला राज्य होगा हमारा और दूसरा संघ शासित प्रदेश। सीधा बताया, बोले 2 ही पार्टों में डिवाइड होना, ABCD का कोई मतलब नहीं है। ये 14 की सूची एक बार आप लोगों को बता देते हैं, लर्न करने का तरीका भी आपको बताएंगे, समझाएंगे। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है कि साहब, सबसे पहले आंध्र प्रदेश। मैंने बताया था कि 1953 1953 में ही आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका था पहले ही, और ये कमीशन बाद में आया। बाद में आने के बाद एक्ट बना 1956 में, तो इस एक्ट के तहत फिर इसको क्या दे दिया गया? एक विधि का रूप, यानी कि अब ये लॉ का रूप दे दिया गया। तो
अब स्टेट पर क्या लगाएंगे साहब? अगर राज्य पुनर्गठन में मद्रास से पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, या नामकरण हो रहा है, नॉमिनेशन हो रहा है, या बाउंड्रीज आल्टर हो रही हैं, बाउंड्रीज चेंज हो रही हैं, परिसीमाएं निर्धारित की जा रही है, परिवर्तित की जा रही हैं, तो उसमें वही शब्द यूज कर देंगे, ठीक है ना। अगर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा होगा तो 3 वर्ड है, रीऑर्गेनाइजेशन या नॉमिनेशन या ऑल्ट्रेशन, 3 चीजें हैं। समझ में आ रही बात की नहीं आई बेटा? तो ये चीजें हैं। तो अभी जो है 14 राज्यों के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं साहब। आंध्रा, असम, बिहार, बॉम्बे, इस बॉम्बे से, इस असम से जम्मू एंड कश्मीर, इसको टेरिटरी में लेकर के आएंगे। केरला कोई चेंजिंग नहीं, मध्य प्रदेश कोई चेंजिंग नहीं, मद्रास से, मैसूर से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल क्लियर है, राजस्थान क्लियर है, उड़ीसा क्लियर है और उत्तर प्रदेश क्लियर है। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि ये 14 राज्य तो इस एक्ट के अंतर्गत आ गए। पूर्वांचल के, नॉर्थ ईस्ट के, यानी कि पूर्वोत्तर के जितने भी हैं सॉरी, यहां से रीऑर्गेनाइज करेंगे। बॉम्बे से 2 स्टेटों का रीऑर्गेनाइज करेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र। ये भी लैंग्वेज के बेस पे है, गुजराती लोगों के लिए गुजरात है और मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र है। जम्मू कश्मीर है, अभी टेरिटरी बनाएंगे इसको। मद्रास है, इससे 5 राज्य बने हैं जनरली, तो चूंकि आंध्र प्रदेश पहले ही आ गया, इसके बाद में आंध्रा से तेलंगाना है, वो भी मद्रास का ही पार्ट है कहीं ना कहीं। इसके बाद में केरला का पार्ट है, उसमें भी मद्रास का कुछ न कुछ पार्ट इन्वॉल्व हुआ, और त्रावड़ और कोचीन का उसमें पार्ट रहा। और तमिलनाडु, तमिलनाडु भी मद्रास का ही पार्ट है। तो इस तरीके से 5 राज्य जो है वो मद्रास के ही पार्ट है, यानी कि आंध्रा है हमारा, दूसरा हमारा तमिलनाडु है, तीसरा हमारा तेलंगाना है, चौथा हमारा केरला है। तो ये जो चारों राज्य हैं हमारे जो है, ये पूरे के पूरे मद्रास का ही पार्ट है। बात आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। और इवन देन जो कर्नाटका है वो भी मैसूर का सिस्टम है, ये मैसूर, और मैसूर का कुछ पार्ट और मद्रास का भी कुछ पार्ट वो कर्नाटका के सिस्टम में है। तो कुछ बाउंड्रीज भी चेंज की गई हैं, कहीं नॉमिनेशन कर दिया गया, नामकरण कर दिया गया, और कहीं जो है रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्टेट में से दूसरे स्टेट को निकाल दिया गया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप लोग समझ गए? तो इस पर अभी विस्तृत चर्चा अभी आगे वाले उसमें करेंगे। तो ये हमारी कमेटी थी। आदरणीय सर सैयद फजल अली जी हैं, श्री हृदयनाथ कुंजरू जी हैं और के.एम. पन्नीकर जी हैं। तो ये कमेटी दूसरी कमेटी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है। इन लोगों के व्यक्तिगत इनकी स्पेशलिटी है, तो इसके बारे में अलग से अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आते हैं बेटा अगले सिस्टम पे। अब देखिएगा किस तरीके से राज्य बने, इसमें एक वीडियो अलग से लाएंगे, लेकिन हम आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरीके से राज्य बने। तो एक हमारे पास पीपीटी है, हम उसमें आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये पिक देख रहे होंगे, ये आदरणीय पोट्टी श्री रामुल्लू जी की है। इन्होंने जो है 58 डेज 58 दिन तक आमरण अनशन किया, यानी कि, और 58 दिन के बाद में इनकी डेथ हो गई। तो इतने समर्पित व्यक्ति थे और इन्होंने भाषा के आधार पर जो है अपने आंध्र प्रदेश को जो है सरकार को अल्टीमेटली उस समय तत्कालीन में नेहरू जी को झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर। जुझारू प्रकृति के व्यक्ति हैं, गांधीवादी हैं, इनके बारे में मैं पिछले वीडियो में थोड़ी सी चर्चा किया था। कभी समय मिलेगा तो जितने भी आदर्श हैं इनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। 1 अक्टूबर 1953 मद्रास प्रांत भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन होता है। पोट्टी श्री रामुल्लू जी का 98 दिन के आमरण अनशन के बाद में इनकी डेथ हो जाती है बेटा।
जनमानस का विद्रोह है, और तमिल भाषा का जो है क्षेत्र आंध्र प्रदेश। 1 मई 1960 को बॉम्बे, गुजरात, गुजराती, महाराष्ट्र, मराठी भाषाई आंदोलन के परिणाम स्वरूप, भाषाई आंदोलन के परिणाम स्वरूप साहब जो बॉम्बे है हमारा वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, गुजरात में और महाराष्ट्र। गुजराती लोगों के लिए गुजरात हो गया साहब, मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र हो गया। बात क्लियर हो गई। अगली बात करते हैं बेटा, कब? 1 मई 1960 को। एक अगली कहानी, 19 दिसंबर 1961 को क्या हो रहा है बेटा? दमन द्वीप गुजरात के दक्षिण में और गोवा को ऑपरेशन विजय, आप लोग जानते हैं कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन विजय। पुर्तगालियों से साहब कब्जा मुक्त कराया गया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि साहब ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो आप लोग समझ जाएंगे। इसके बाद में यूनियन टेरिटरी के रूप में रखा गया गोवा, बाद में हमारा 25वां राज्य बना। ये क्वेश्चन आता है बहुत समय तक, इसको जो है गोवा को संघ शासित की कैटेगरी में रखा गया। ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। गोवा 30 मई 1987 को 25वां राज्य बना। 1 दिसंबर 1963 में नागा हिल्स और त्वेंसांग क्षेत्र को, नागा हिल्स और त्वेंसांग क्षेत्र को असम से अलग करके नागालैंड बनाया गया। नागा जनजातियां हैं, उनके द्वारा अपनी डिमांड है, तो नागा जनजाति द्वारा नागा आंदोलन का परिणाम। नागा लोग जो हैं उन्होंने अपने राज्य की मांग कर दी, सब मुझे चाहिए, तो ठीक है साहब आप भी ले लीजिएगा। तो नागा हिल्स और त्वेंसांग क्षेत्र। अब 1 जनवरी 1966 को, 1 जनवरी 1966 को आ जाइएगा साहब। 63 में ये हो गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ही है हमारे पास, या स्टेट आल्टर बाउंड्रीज एक्ट है ही है। 1 जनवरी 1966 को पंजाबी सूबा आंदोलन हुआ साहब। पंजाबी शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल जो है राजनीतिक पार्टी थी, उनके द्वारा साहब सूबा आंदोलन चलाया गया, और उन्होंने कहा कि साहब मुझे चाहिए, बोले पंजाबी बेस के आधार पे। तो कोई बात नहीं है, पंजाबी के लिए पंजाब के लिए पंजाबी, पंजाबी के लिए पंजाब, और हिंदी भाषा का जो दूसरा बचा है, यानी कि हिंदी और कुछ हरियाणवी जिसको बोल देते हैं मिक्स भाषा का, उसको हरियाणा, और दोनों का कंबाइंड चंडीगढ़, जो कि टेरिटरी है हमारी, और वो कोर्ट भी बना दिया गया, आजकल भी इस समय प्रचलन में है। पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब राज्य, शेष हरियाणवी व हिंदी मिश्रित के लिए हरियाणा, ये 17वां राज्य बना। और पंजाब के शेष पहाड़ी क्षेत्र को भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश, ये 18वां राज्य, जो पहले से ही संघ शासित प्रदेश में मिला दिया गया। जो हमारे 6 संघ शासित प्रदेश थे उसमें ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित था। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा? अब इसमें क्या किया गया कि साहब पंजाब का कुछ हिस्सा तो पंजाब में, कुछ हिस्सा हमारा हरियाणा बन गया, और कुछ बचा तो इसको कहां मिला दिया गया? हिमाचल प्रदेश में मिला करके फाइनली जो है इसको भी राज्य बना दिया गया, और चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश बनाया गया, और दोनों राज्यों की राजधानी। क्लियर बात हो गई? उन्नीस सौ इकहत्तर की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया साहब। कब मिल गया? 1971 को। 21 जनवरी 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, जो पहले तीनों क्या थे, जो संघ शासित प्रदेश थे, पूर्ण राज्य, जो पहले संघ शासित ये तीनों थे, इनको पूर्ण राज्य बना दिया गया। कौन कौन से साहब? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम 22वां राज्य, जो पहले भारत के अधीन संरक्षित राज्य, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी
पहले ये संरक्षित रहा, एक शब्द आ गया देखो संरक्षित, उसके बाद में सहयोगी, और फिर उसके बाद में पूर्ण राज्य। 36वां संविधान संशोधन, बड़ी रोचक कहानी है। अगर हम शॉर्टकट में चलते हैं तो ठीक है, देखिएगा कि किस तरीके से, मतलब सिक्किम की अलग कहानी है। पहले संरक्षित, मेरे प्रोटेक्शन में है, ठीक है ना। उसके बाद में हम कोऑपरेटिव हैं, हम सब सहयोग में हैं, असिस्टेंट हैं, एक दूसरे के सिस्टम का पार्ट हैं, और इसके बाद में फिर कंप्लीट। तो कहीं न कहीं ये दूरदर्शिता आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी की, हमारे सरदार जी की, और उनकी दूरदर्शिता को नमन करना पड़ेगा। स्टेटों का जो रीऑर्गेनाइजेशन में जो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया, और जिसका बेस और आधार जो तैयार हुआ है, अगर आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी को एक अलग ही ऑरा था, उनका कद, उनका ऑरा, उनका व्यक्तित्व कांग्रेस में एक उच्च दर्जे का था। और ये एक चर्चा का विषय है, परिचर्चा का विषय है कि अगर वल्लभ भाई पटेल जी इस देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या स्थितियां और परिस्थितियां होती। ये सिविल सर्विसेज में तो हमेशा चर्चा का विषय रहा है। चलिए खैर, अलग विषय है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी उतने प्रभावी नहीं रहे, क्योंकि बहुत कई कई जगह पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण काम हुए हैं। तो ये बहुत ही डिबेट के विषय हैं, और बेहतरीन भारत आज जो हमको मिला है, इसको अक्षुण्ण बनाए रखना ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी भी है। इसको दोबारा से विघटन न होने दिया जाए। आगे बात करते हैं बेटा। साथियों, 1987 में मिजोरम है वो 23, और अरुणाचल प्रदेश 24, जो 1972 में क्या था, संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। इससे पहले यह नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, जो संवैधानिक रूप से असम का एक हिस्सा था, को राज्य का दर्जा, व गोवा 25वां राज्य बना। बात क्लियर हो गई कि मिजोरम जो है वो 23वां, और अरुणाचल प्रदेश जो 1972 में संघ शासित प्रदेश बने। और इससे पहले ये किसका हिस्सा थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के। अभी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मैप है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पे अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे, नेफा को भी समझ लेंगे। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये 3 डेट हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट हैं। इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये हमारी मेमोरी के लिए ये बहुत ही ठीक चीजें हैं, अगर हमारे माइंड में सेट हो जाती है कि किस तरीके से हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि साहब 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, यानी कि लगभग 8 दिन का अंतराल और 7 दिन के अंतराल पे ही छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बन गया साहब, वर्ष 2000 में। और इसके बाद में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से साहब तेलंगाना 29वां राज्य बनाया गया। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 29वां राज्य बनाया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को, आप लोग सभी जानते होंगे कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को 370 का काम भी उसी में खत्म हुआ। 2 संघ शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्टेट खत्म करके, और इसको यूनियन टेरिटरी का पार्ट बना दिया गया, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। और वर्तमान में 28 स्टेट यानी कि 28 राज्य और 8 जो है वो हमारे संघ शासित प्रदेश। बात क्लियर हुई बाबू? आप लोग समझ रहे हैं, बेहतर तरीके से समझे होंगे। बॉम्बे के बारे में बता दिया मैंने, आसाम में बता दिया मैंने, पंजाब से कौन कौन से स्टेट बने। क्लियर हो गई बात? देखो, थोड़ी सी बात नेफा पे कर लेते हैं। लोहित फ्रंटियर डिवीजन है, तीरप
फ्रंटियर डिवीजन है, सियांग फ्रंटियर डिवीजन है, सुवनसिरी फ्रंटियर डिवीजन है और कामेंग फ्रंटियर डिवीजन है। तो देखिए ये अंग्रेजों का अपना सिस्टम था, उन्होंने किसको डिवाइड किया, 5 डिवीजन है। लोहित, सियांग, सुबनसिरी, कोमेंग, तीरप, ये डिवीजन है, 5 पार्टों में डिवाइड है। और प्रशासनिक मुख्यालय इनका कहां था, शिलांग था। ये अपना अंग्रेजों का सिस्टम है, इनका प्रशासनिक मुख्यालय कहां था बेटा, शिलांग था। इनको मिलाकर 1972 में अरुणाचल प्रदेश संघ शासित बनाया गया, जो बाद में 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और राजधानी कहां बनाया गया, ईटानगर। तो अभी देखेंगे कि ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है साहब। और ये 20 फरवरी 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसकी राजधानी क्या बनाया गया, ईटानगर। और देखो बेटा, ये तीरफ फ्रंटियर डिवीजन तोयनसांग को नागालैंड राज्य में शामिल किया गया। हमने बताया था जो तोयनसांग है और नागा हिल्स है, इनको मिलाकर के तो कोई कौन सा फ्रंटियर है साहब, इसमें तीरफ ये वाला, ये कहां चला गया साहब, नागालैंड में चला गया। बात क्लियर हुई, क्लियर हुई। चेंज हो गया, अरुणाचल प्रदेश में कुल 28 जिले हैं। कब, वर्ष 2024 तक। राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60, लोकसभा की 2 सीटें हैं और श्री पेमा खांडू जी अब वहां के जो है मुख्यमंत्री है। ये स्टेट को इसलिए थोड़ा सा बताया कि जब हम चाइना यानी कि हम इंटरनेशनल रिलेशन आईआर की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश को पढ़ना और इसको समझना बहुत जरूरी है, इसका अपना एक अलग इतिहास है। तो ये बेसिक बेसिक जो जानकारियां आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। जुड़ेंगे, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, अच्छी जानकारी का कलेक्शन है और समय देंगे तो अलग ही दुनिया बदलेगी। डीप नॉलेज, हमारे वीडियो स्टार्टिंग से ही लेंदी है, तो डीप नॉलेज तो मस्ट है भाई, नॉलेज तो नॉलेज है। देखो बेटा, ये कंडीशन है हमारे मद्रास स्टेट की 1947 से 1953 तक। मद्रास ही है, मद्रास, सब कुछ मद्रास आप देख रहे होंगे, यहां से लेकर के ये सब मद्रास। बात क्लियर हुई कि नहीं, देखिएगा मद्रास को आप। त्रावणकोर और कोचीन की स्थिति है, बाकी सब मद्रासी है। कहने का मतलब यह है कि जो मद्रास है, यहां से 5 राज्यों का निर्माण होता है। मद्रास प्रेसिडेंसी अपने आप में एक यूनिक है। मद्रास प्रेसिडेंसी की जब चर्चा करेंगे कि साहब रियलिटी तो यही है कि मद्रास से ही, मद्रास का एक अपना इतिहास है। अगले लेक्चर में मद्रास की हिस्ट्री को ही लेकर के आएंगे, किस तरीके से अंग्रेजों ने मद्रास को कहां से लिया, किससे लिया, क्या गांव था, उसका नाम क्या था, और किस तरीके से वहां किलेबंदी की गई यानी कि फोर्टिफिकेशन हुआ, और फिर किस तरीके से 1757 प्लासी है, 1764 का बक्सर है। ये कहानियां हैं, आप लोग जानते हैं। कहानियों के माध्यम से हम लिंक करेंगे इन युद्धों को भी, और किस तरीके से धीरे धीरे एक कंपनी इस देश की, एक कंपनी से इस देश का रूलर, शासक कैसे बन गई, इसकी एक अपनी कहानी है। ये हिंदुस्तान में हमको अपने वर्तमान और एंशियंट, प्राचीन को और फ्यूचर को, इन तीनों को ही अपने खोपड़ी में, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा साथियों, क्योंकि हमको लास्ट में हमारी ये युवा पीढ़ी जो है, मैं इससे बहुत उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ही संभालना है सारी चीजें।
अगली आने वाली जनरेशन में आप लोग शामिल होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारा यूथ, हमारा इंटेलेक्चुअल वर्ग इस पार्लियामेंट के हिस्सा बने, शोभा बढ़े, ज्ञानी पुरुषों का कलेक्शन हो वहां पर, जो हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक और इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे आईआर को इतना मजबूत करे और हमको उस दिशा में लेकर के जाए जिसका सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। ऐसे ही लोगों को इस देश को आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सपना है विकसित भारत का, प्रत्येक नागरिक को हमारे देश में सुरक्षा प्रदान करने का, उसको आर्थिक रूप से सशक्त करने का, उसको मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत करने का, ऐसे सपने हमारे सच हों। 15 अगस्त, देखिएगा थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी लिखी है कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व ये मद्रास प्रेसिडेंसी है साहब। 15 अगस्त 1947 को मद्रास प्रांत, थोड़ा शब्द पे गौर करना, ये प्रांत, पहले मद्रास प्रेसिडेंसी है। हमने प्रेसिडेंसी को थोड़ा सा इंग्लिश का वर्जन, इंग्लिश का थोड़ा सा प्रभाव आ रहा था, तो चूंकि हम आजाद हो गए तो हमने कहा ना अब प्रेसिडेंसी नहीं रखेंगे साहब, प्रांत शब्द यूज किया हमने, हिंदी में आए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाने के पश्चात मद्रास राज्य, प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रांत, मद्रास राज्य, देखिएगा प्रांत, राज्य, प्रेसिडेंसी। तो जैसे जैसे संविधान का क्रमिक विकास हुआ वैसे वैसे हमने चीजों को बदला। प्रेसिडेंसी से हम 15 अगस्त 1947 को प्रांत पे आ गए और 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम संविधान को सिस्टम में फॉलो कर रहे हैं, लागू कर दिया गया साहब, मद्रास राज्य इसका नाम दे दिया गया। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का पृथक्करण किया गया साहब, अलग कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को केरला का पृथक्करण एवं पुनर्गठन। देखो, सेपरेशन और रीऑर्गेनाइजेशन दो वर्ड यूज हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका यह हुआ कि कहीं न कहीं किसी को सेपरेट कर रहे हैं, किसी से अलग कर रहे हैं और फिर उसे रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसी में मिला रहे हैं। तो केरला में कोचीन और त्रावणकोर का पार्ट है और कुछ हमारा जो है मद्रास का पार्ट है। 14 जनवरी 1969 जो शेष बचा था उसका नाम तमिलनाडु। केरला के बाद में अब जो शेष बचा था उसका नाम क्या कर दिया गया? तमिलनाडु। अब देखिएगा 14 जनवरी 1969 को क्या हो रहा है? नॉमिनेशन हो रहा है। बात क्लियर हो गई? नामकरण कर दिया गया, नाम चेंज किया गया, कोई रीऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये नॉमिनेशन का एक्ट है, यानी कि नाम परिवर्तन अधिनियम, नाम परिवर्तन अधिनियम। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का यह सेपरेशन है, पृथक्करण। बात क्लियर हो गई? यानी कि आंध्र प्रदेश को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया साहब, सेपरेट कर दिया, तेलंगाना उससे सेपरेट कर दिया। इनकी राजधानियों के बारे में एक अलग विषय है, चर्चा कर लेंगे फिर कभी। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, क्लियर कट। ये आज की जो क्लास है हमारी, उसका एक ओवरव्यू था आदरणीय श्रीधर जी के कमीशन का, कमेटी का उनका, इसके बाद में जेबीपी कमेटी का, उसके बाद में फाइनली श्री फजल अली जी के कमीशन का। तो इन तीनों का आप लोग वर्जन समझे और किस तरीके से राज्यों का, स्टेटों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसका बेसिक समझे। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर थोड़ा सा फिनिश करेंगे। अच्छा, विस्तृत चर्चा इस पॉइंट पे करेंगे कि क्या जो जिस तरीके से राज्य बने भाषा के आधार पर, और आज वर्तमान परिदृश्य में क्या ये ठीक रहा, ये सब चर्चा परिचर्चा का विषय है। तो सिविल सर्विसेज की जो डिमांड है वो यही है कि हम विश्लेषण क्षमता को डेवलप करें। ये तो फैक्ट बेस्ड नॉलेज है, आपको सभी जगह मिलेगी। क्या वर्तमान परिदृश्य में जो आजकल तमिलनाडु की सिचुएशन है या
आंध्रा की सिचुएशन है, केरला की सिचुएशन है, क्या वो लोग क्या चाह रहे हैं, क्या अगला 2026 के बाद परसीमन होगा जब हमारी पार्लियामेंट की सीट्स वगैरह में चेंजिंग आएगी और राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन आएगा तो उनकी मनोदशा क्या है, इसका आकलन करेंगे। ये सब विषय हैं, हमारे पार्ट हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर कट आप लोगों के माइंड में सेट हो रही होंगी, धीरे धीरे करके एक ओवरव्यू ले रहे होंगे फैक्ट बेस्ड। और हमारी अपनी एक भाषा है, इसमें समझ आने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। प्रयास करेंगे कि लगातार आप लोगों के लिए वीडियो आए। और हाँ, मेरी हम्बर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कोई सजेशंस हैं, कोई सुझाव हैं, तो प्लीज प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग जरूर हमको सजेस्ट करेंगे। और हमारा चैनल CWC कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस सेंस ट्रिक बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। एंजॉय करिएगा, आप लोग इसको देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।